नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर गौतम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आ जाइए, हमारी लाइव क्लास जो है वो चालू हो चुकी है और जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज हम इस प्रश्नों की श्रृंखला में संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश वर्ग 2 भर्ती परीक्षा चयन परीक्षा जो है उसके लिए। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की। तो हमारे पास हमारे स्क्रीन पर सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है उक्तानुक्त दुरुक्तानाम पदानाम चिंता कुत्र प्रवर्तते। प्रश्न है, एक बार प्रश्न को दोबारा से पढ़िएगा। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम पदानाम चिंता कुत्र प्रवर्तते। तो पहला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे लिखा है, उस ऑप्शन पर ध्यान से देखिएगा। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास सूत्रे, तो उक्तानुक्त दुरुक्तानाम पदानाम चिंता कुत्र प्रवर्तते। पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सूत्र है क्या, वार्तिक है क्या, भाष्य है क्या या व्याख्यान है, इसके बारे में बताइए। तो जल्दी से आंसर लगाइए, क्या आंसर होगा इसका। कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब भी दीजिएगा कि आंसर क्या है। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम पदानाम चिंता कुत्र प्रवर्तते, तो ये क्या है। सबसे पहले तो उक्त, अनुक्त और दुरुक्त जो कही गई बातें हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये वार्तिक है। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता कुत्र प्रवर्तते, ये वार्तिक है और ये इसका आंसर हो जाएगा वार्तिक। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सपाद सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी अस्ति। सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी अस्ति। तो सपाद सप्ताध्यायी जो है उसके प्रति त्रिपादी क्या है, असिद्ध माने गए हैं या सिद्ध माने गए हैं या बलवती माने गए हैं या समान माने गए हैं, ये आपको आंसर देना है। जल्दी से आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा इसका। तो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी जो हैं वो क्या माने गए हैं, असिद्ध माने गए हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या माने गए हैं, असिद्ध माने गए हैं। जो अष्टाध्यायी है उस अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। ठीक है, और 8 अध्यायों में से सपाद सप्ताध्यायी यानी 7 अध्याय पूरे हो जाएंगे और 8वां जो अध्याय है आपको पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी के प्रत्येक पाद में, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। ठीक है, तो 7 अध्याय तो पूरे हैं। ठीक है, और जो 8वां अध्याय है उस 8वें अध्याय में कौन सा पाद, उसमें भी चार पाद हैं। तो उसमें एक जो पाद है और 7 जो अध्याय हैं, यानी कि टोटल आपके पास 7 चौक 28 और एक पाद मिलाकर 29 पाद हो जाते हैं। तो 29 पाद तो सपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत आते हैं और बाकी जो 8वें अध्याय के जो 3 पाद हैं वो त्रिपादी के अंतर्गत आते हैं। तो जो सपाद सप्ताध्यायी की जो तुलना में त्रिपादी जो हैं वो 3 पाद जो हैं वो क्या माने गए हैं, असिद्ध माने गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अष्टाध्यायी इति रचनाया अपरम नाम किम। अष्टाध्यायी जो रचना है महर्षि पाणिनि ने जो लिखे है, तो उस रचना का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपके पास, क्या शब्द व्याकरणम है या प्रक्रिया सर्वस्वम है या शब्दानुशासन है या व्याकरणम है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी को पाणिनि ने और क्या नाम दिया है, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपके शब्दानुशासन। ठीक है,
अष्टाध्यायी को और किस अनुसार किस अपर नाम से जाना जाता है, तो शब्दानुशासन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके कि वेद पुरुषस्य घ्राणम वर्तते। वेद पुरुषस्य घ्राणम वर्तते, जो वेद रूपी जो पुरुष है उसके अंगों के बारे में चर्चा की गई थी। तो वेद रूपी जो पुरुष है उसके जो घ्राण है, और घ्राण को बोलते हैं नासिका, ठीक है। जो घ्राण है वो नासिका जो है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमदित्येव और ब्रह्मलोके महीयते। तो शिक्षा को किसकी संज्ञा दी गई है, घ्राण की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, घ्राण, यानी कि घ्राण को बोले तो नासिका, ठीक है, नासिका की संज्ञा दी गई है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्णस्य कति भेदा। वर्ण के कितने भेद बताए हैं। तो वर्णस्य कति भेदा, वर्ण के कितने भेद बताए हैं ये आपको देखना है। तो वर्णस्य कति भेदा, वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के 2 भेद हैं क्या, 3 है क्या, 4 है क्या, या 9 है। ये आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, वर्ण के कितने भेद हैं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो वर्ण के कितने भेद बताए गए हैं, वर्ण के कितने भेद बताए हैं। वर्ण के 3 भेद बताए गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये इसके क्या है, 3 भेद बताए हैं, ठीक है। आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतो राजते इति कह, जो स्वयं राज्य करते हो, स्वतो राजते, जो स्वतंत्र हैं वो क्या कहलाते हैं, और जो दूसरे के पराधीन हैं वो क्या कहलाते हैं। जो स्वतंत्र हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से तुरंत बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। क्या स्वर इसका आंसर होगा, या व्यंजन होगा, या अनुस्वार होगा, या विसर्ग होगा। जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बताइए। देखो स्वर जो हैं, स्वर होते हैं हमेशा स्वतंत्र। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र इकाई। स्वर जो होते हैं वो हमेशा स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। व्यंजन जो है, व्यंजन जो है वो स्वर पर आश्रित होते हैं, ठीक है। व्यंजन जो है ये स्वर पर आश्रित होते हैं, ठीक है। और अनुस्वार और जो विसर्ग हैं यह भी स्वर पर आश्रित होते हैं, ठीक है। ये विसर्ग जो है ये स्वर के साथ आता है, व्यंजन के साथ बिल्कुल नहीं आएगा, यह हमेशा स्वर के साथ ही आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सामने से देखिएगा। संस्कृत भाषायाम स्वरः अचः। संस्कृत भाषा में स्वरः और अचः कितने होते हैं, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो संस्कृत भाषायाम स्वरः अचः कः। संस्कृत भाषा में स्वर या अच स्वर कितने होते हैं। स्वरः, यहाँ पर देखो स्वरः और अचः, ये बहुत कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन है आपके सामने, क्या 21 है, क्या 13 है, क्या 9 है, क्या 10 है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए जो 21 हैं ये पाणिनि के अनुसार हैं, ठीक है। 21 जो स्वर हैं ये किन के अनुसार हैं, पाणिनि के अनुसार हैं, ठीक है। 13 जो स्वर हैं ये वर्णमाला क्रम के अनुसार हैं। किसके अनुसार हैं, वर्णमाला के अनुसार। और पाणिनि की जो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है
उस लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्वरों की जो संख्या है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितनी मानी गई है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 9 मानी गई है। ठीक है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी, या हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, ठीक है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 मानी गई है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है? अच पूछा गया है। ठीक है, और माहेश्वर सूत्र में अ से अच जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। इसमें 21 भी आंसर दे रखा है, इसमें 13 भी दे रखा है, इसमें 9 भी दे रखा है। तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है प्रश्न के माध्यम से कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि संस्कृत भाषायाम स्वरः अचः, स्वरः यानी स्वर कितने हैं, अच कितने हैं, तो अच हमेशा 9 कहलाए। ठीक है, अच जो है मूल स्वर है वो 9 है। ठीक है, और पाणिनि की जो पाणिनीय जो शिक्षा है उस पाणिनीय शिक्षा में 21 स्वर बताए हैं और संस्कृत वर्णमाला क्रम के अनुसार 13 स्वर बताए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? स आंसर हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्कृत वर्णमालायाम स्वरा, अब देखो प्रश्न आगे आया है, ये उसी के आधार पर ये अगला प्रश्न जो आया है उसमें पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है? संस्कृत वर्णमालाया स्वरः कति, तो संस्कृत वर्णमाला के अनुसार स्वर कितने हैं? तो क्या अब इसमें देखिए 11 है क्या, 13 है क्या, 9 है क्या, 15 है क्या? तो अभी मैं अगले प्रश्न में आपसे इस प्रश्न पर, अगले वाले प्रश्न पे मैं चर्चा कर चुका हूं और उसमें बताया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वर्णमाला क्रम की दृष्टि से 13 ही स्वर मान्य होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उच्चारणाधारेण स्वर अक्षराणाम कति भेदा। उच्चारण के अनुसार स्वर अक्षराणाम कति भेदा, उच्चारण के अनुसार स्वर के कितने भेद बताए गए हैं? ठीक है, उच्चारण के अनुसार स्वर के कितने भेद बताए गए हैं? तो जल्दी से आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्या होगा इसका? आंसर बताइए। क्या 3 है, त्रय है, क्या पंच है, क्या 2 है या चत्वार है? जल्दी से आंसर बताइएगा। उच्चारण मात्रा के अनुसार, उच्चारण मात्रा के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, उच्चारण तो उच्चारण के अनुसार जो है वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। एक मात्रो भवेद रस्वो और द्विमात्रो दीर्घम उच्यते, त्रिमात्रो प्लुत गेयो और व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। ठीक है, तो उच्चारण मात्रा के अनुसार स्वर अक्षराणाम कति भेदा, तो 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पाणिनीय शिक्षायाम स्वरा। अब ये देखो, ये प्रश्न जो है उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग फिर ये दूसरा प्रश्न पूछा जा चुका है और इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि पाणिनीय शिक्षायाम स्वरा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो मैं अभी पहले आपसे बता चुका था, क्या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की जो संख्या है वो 21 या 22 बताई जाएगी। ठीक है, कितनी बताई जाएगी? 21 या 22 बताई जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मात्राधारेण स्वरा अक्षराणाम कति भेदा। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वर अक्षराणाम कति भेदा, तो मात्रा के आधार पर स्वर अक्षरों के कितने भेद हो जाएंगे? ठीक है, तो मात्रा के आधार पर भी क्या हो जाएगा भैया? मात्रा के आधार पर भी स्वर के कितने भेद हो जाएंगे? बताइए, क्या 5 हो जाएंगे, क्या 2 हो जाएंगे, या 3 हो जाएंगे, या चत्वार हो जाएंगे? बताइए। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हो जाएंगे? ये बताइए। जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या है कि मात्रा के आधार पर कितना हो जाएगा? मात्रा के आधार पर भी क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो ये तीसरा इसका आंसर हो जाएगा त्रयः।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल स्वराह्य। अब इसमें पूछा गया है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, जो मूल स्वर हैं। ठीक है, जो मूल स्वर हैं वो कितने कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें अ ई उ, क्या ये मूल स्वर हैं। ब ऑप्शन है इसमें दे रखा है अ ई उ री ली, सॉरी ये ली है। तो अ ई उ री ली आ आई ए औ आई औ। तो यहाँ पर स्वरों की पूछ रहा है कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर में आता है आपके यहाँ पर ब जो ऑप्शन है वो आंसर राइट हो जाएगा। अ ई उ री और ली ये हमेशा क्या है, ये मूल स्वर की श्रेणी में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है पाणिनीय शिक्षानुसारम स्वर भिन्ना कुल वर्णा कति। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर भिन्ना कुल मतलब पाणिनीय शिक्षा में जो 63-64 कुल वर्ण बताए गए हैं, उन 63-64 कुल वर्णों में स्वर वर्णों के अलावा कितने वर्ण बताए गए हैं। क्या 44 बताए हैं, या 46 बताए हैं, या 39 बताए हैं, या 42 बताए हैं। बताइए जल्दी से आंसर, इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा। आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, क्योंकि 63-64 जो कुल वर्ण बताए हैं, कुल वर्णों की संख्या 63-64 है। तो 63 या 64 में जो बचे हुए जो भिन्न जो अलग स्वर हैं, जिनमें व्यंजन आ गए और भी दूसरे दूसरे वर्ण आ गए, तो स्वरों के अलावा 21-22 को हटा दिया जाता है, तो 42 बचते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वरम अनुयोज्यम किम। स्वरम अनुयोज्यम किम। तो स्वरम अनुयोज्यम किम ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या विसर्ग होगा, क्या अनुस्वार होगा, क्या व्यंजन होगा, या सर्वे होंगे। बताइए। स्वरम अनुयोज्यम किम ये है। तो देखो बहुत अच्छा सुंदर सा प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा। देखो जो विसर्ग जो होता है ये भी स्वरों पर आश्रित होता है। ठीक है, स्वर के बिना ये विसर्ग आता नहीं है। विसर्ग जो है ये भी स्वर पर आश्रित होता है। ठीक है, अनुस्वार जो है ये भी स्वर पर आश्रित होता है। ठीक है, ये भी बिना स्वर के आता नहीं है, स्वरों के साथ ही आता है। और व्यंजन जो है व्यंजन भी स्वरों पर ही आश्रित है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो व्यंजन हमेशा स्वरों पर आश्रित होते हैं, इसीलिए स्वरों को क्या कहा गया है, स्वतो राजते, स्वतंत्र हैं। तो व्यंजन भी क्या है, स्वरों पर आश्रित हो गए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर्वे। क्या आंसर हो जाएगा, द आंसर हो जाएगा, सर्वे आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कह अर्धमात्रिक। अर्धमात्रिक किसे कहा गया है। एक मात्रो भवेद रस्वो द्विमात्रो दीर्घम उच्यते और त्रिमात्रो प्लुतो गेयो और व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। तो यहाँ पूछा गया है अर्धमात्रिक कह। अर्धमात्रिक किसे कहा गया है। क्या स्वरों को अर्धमात्रिक कहते हैं, व्यंजनों को कहते हैं, अयोगवा को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अर्धमात्रिक हमेशा अर्धमात्रा जो आदि जो मात्रा है, जिसके उच्चारण में आदि मात्रा का समय लगे, वो क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्य व्यंजन वर्णाकति। मुख्य जो व्यंजन है वो वर्णों की संख्या कितनी है, मुख्य व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा। आंसर क्या 33 होगा, क्या 42 होगा, क्या 46 होगा, क्या या 52 होगा। मुख्य व्यंजन वर्णाकति। देखो अब इसमें न तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछा जा रहा है, न ही इसमें वर्णमाला की दृष्टि से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा जो प्रश्न है वो कन्फ्यूजन करने वाला है। ठीक है, क्या है,
प्रश्न जो है वो कंफ्यूजन करने वाला है, आपको कंफ्यूजन में डाल देगा कि यहाँ पूछ रहा है कि मुख्य व्यंजन वर्णाकति। अब मुख्य व्यंजन वर्णों के अनुसार देखा जाए तो पाणिनि ने तो 42 बताए हैं, ठीक है, और वर्णमाला की दृष्टि से 33 होते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आंसर हमेशा आप सभी को आंसर लगाना है 33, क्योंकि ये मुख्य व्यंजन वर्ण है। और मुख्य व्यंजन वर्णों की यहाँ पर अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछा जाता, अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछा जाता तो आपका ऑप्शन ब राइट हो जाता, 42 हो जाता। मगर यहाँ पाणिनीय शिक्षा के अनुसार नहीं पूछा गया है, यहाँ डायरेक्ट पूछा गया है मुख्य व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपको लगाना है हमेशा, जब भी प्रश्न आ जाए तो आपको 33 ही लगाना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास स्क्रीन पर सामने है। स्वर आश्रितः अस्ति, स्वर आश्रितः अस्ति। तो लगाइए क्या आंसर होगा इसका, आंसर लगाइए। तो स्वरों पर आश्रित कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो इसका आंसर लगाइए क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने यमः, दूसरा ऑप्शन है क्या विसर्ग होगा, तीसरा ऑप्शन है क्या अनुस्वार होगा, और चौथा ऑप्शन है ब तथा स या दोनों, ठीक है। तो अभी पहले वाले प्रश्न में मैं आपसे चर्चा कर चुका था, उसमें बताया था मैंने आपको कि जो विसर्ग हैं ये भी स्वरों पर आश्रित होते हैं। स्वरों पर आश्रित का मतलब होता है ये स्वरों के साथ ही आता है, ठीक है, विसर्ग का। और अनुस्वार जो है ये भी स्वरों के साथ होता है। तो इसमें जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें ब आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न है हमारे सामने, क्या देखो, कादयो मावसाना रिक्त स्थान पूर्यत। यहाँ पर रिक्त स्थान है प्रश्न में, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, रिक्त स्थान पूछे तो कादयो मावसाना रिक्त स्थान पूर्यत। तो क्या आ जाएगा, कादयो मावसाना स्पर्शा। लगाइए जल्दी से आप, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर लगाइएगा इसका। लगाइए जल्दी से आंसर लगाइए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्या पहला ऑप्शन है आपके सामने स्पर्शः, अंतःस्थः, उष्माणः या अयोगवाह। तो कादयो मावसानाम स्पर्शा, इसका आंसर हो जाएगा स्पर्शाः, क्योंकि क से लेकर, क कबूतर वाला से लेकर, क से लेकर म तक, क से म तक हमेशा स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिस जो 5 वर्गों में बटे हुए होते हैं। कुचु टुतु पू कहा जाए तो क से लेकर म तक। तो इसका यही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। व्यंजनाश्रित वर्णः सन्ति, व्यंजनों पर आश्रित वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि व्यंजनों पर आश्रित वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने जीवा मूल्य, दूसरा ऑप्शन है उपदमानीय, अ तथा ब या अनुस्वार। बताइए अर्ध व्यंजन आश्रित वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजनों आश्रित वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो आंसर जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो मैं पहले बता चुका हूँ, जो अनुस्वार है ये तो हमेशा स्वरों के साथ ही आएंगे। किसके साथ आएंगे, स्वरों के साथ ही आएंगे, ठीक है। और जीवा मूल्य और उपदमानीय जो है ये व्यंजनों पर आश्रित होते हैं। किस पर आश्रित होते हैं, व्यंजनों पर आश्रित होते हैं। क्योंकि इधर क्या होता है, ये इस प्रकार से अर्ध विसर्ग होता है और ये क
और ख, इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, और उपदमानीय में क्या हो जाता है, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है और ये प और ये अर्ध विसर्ग, ये प और फ, इस प्रकार से आ जाता है। तो ये जो क और ख है जो हैं, ये क्या है, ये व्यंजन है। और ये जो जीवा मूली और उपदमानीय है, ये इनके ठीक आगे जो चिन्ह लगता है, यही क्या कहलाते हैं, व्यंजनों पर आश्रित कहलाते हैं। तो आपका जो आंसर है वो स आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अर्धस्वरहा के। अर्धस्वरहा के, तो आप बताइए अर्धस्वरा कौन कौन से अर्धस्वरों की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, य व र ल, श स स ह, अ तथा ब दोनों, न को अपि, इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइएगा कि अर्धस्वरों की श्रेणी में कौन आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं। तो अर्धस्वरों की श्रेणी में हमेशा ये य व र ल जो है, ये अर्धस्वरों की श्रेणी में आते हैं। आपका आंसर राइट हो जाएगा नंबर का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यादि वर्णा संति। यादि वर्ण में, यादि वर्ण की श्रेणी में कौन कौन से वर्ण आते हैं। क्या यण आते हैं, क्या शल आते हैं, अ तथा ब आते दोनों हैं, या स्पर्शा हैं। ठीक है, तो यादि वर्ण में हमेशा यण भी आ जाएंगे और शल भी आ जाएंगे। तो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अ तथा ब दोनों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्याहार विधायकम सूत्रम किम। प्रत्याहार विधायकम सूत्रम किम, ये आपका क्या है, प्रश्न है और इसका आंसर आपको देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है, यहाँ पर टाइपिंग की मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, आद गुण। ठीक है, तो आद गुण, क्या ये है ऑप्शन आपके सामने, परः सन्निकर्ष संहिता, आदि रंतयेन सहिता। ठीक है, या सर्व। ठीक है, तो इसमें से बताइएगा कौन सा आंसर हो जाएगा कि प्रत्याहार विधायकम सूत्रम किम। प्रत्याहार विधायक जो सूत्र है वो आपके आदि रंतेन सहिता, जो ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। ठीक है, ये संधि विधायक सूत्र है। पर सन्निकर्ष संहिता, ये संधि विधायक सूत्र है। और ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। ये जो है, ये गुण संधि विधायक सूत्र है। आदि गुण जो सूत्र है, ये क्या है, ये गुण संधि, क्या है, गुण संधि विधायक सूत्र है। ठीक है, और गुण संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो अदेंग गुण कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवर्णस्य कति भेदा सन्ति। अवर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अवर्ण के कितने भेद होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, क्या अष्टादश होता है, या षट होता है, या द्वादश होता है, या त्रिंशत होते हैं। तो ठीक है, अवर्ण के कितने भेद होते हैं। देखो, अवर्ण जो है, अ जो वर्ण है, इसको हम तीन दृष्टि से इसको बांटा जाता है। 3 दृष्टि से इसके भेद किए जाते हैं, एक ऋस्व के रूप में, और एक दीर्घ के रूप में, और एक प्लुत के रूप में। ठीक है, तो ये ह्रस्व अ हो गया, ये दीर्घ हो गया, और ये आपके यहाँ पर क्या होगा, ये इस प्रकार से प्लुत कहलाएगा। तो अवर्णस्य कति भेदा, तो जो ह्रस्व अ है, इसके कितने भेद हो जाते हैं, 6 भेद बताए गए हैं। इसके भी 6 भेद बताए गए हैं, और इसके भी 6 भेद बताए गए हैं। तो इनको सबको जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल इनका जो भेद हैं, इनकी संख्या हो जाएगी कितनी, 18। तो अवर्ण के भेदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अत वर्णस्य कति भेदा। अब अत वर्ण के भेद पूछ रहे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर आता है त परस तत्कालस्य सूत्र आता है। उसके माध्यम से क्या होता है कि हम जिस वर्ण के पीछे ये हलंत त जोड़ देते हैं, तो ये सिर्फ उसी का बोध करवाता है। तो यहाँ पर आता है क्या कि अ के पीछे ये त है, और ये त जो है ये सिर्फ
केवल अ का ही ह्रस्व अ जो है उसी का बोध करवा रहा है। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि वर्णस्य कति भेदा, तो इसके कितने भेद हो जाएंगे, तो इसके 6 भेद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका पूरे परिवार के बारे में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो अवर्ण के कितने भेद हो जाएंगे, केवल अत के कह देने के माध्यम से 6 भेद हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋकारस्य कति भेदा, ऋकारस्य, ऋकार के कितने भेद होते हैं, तो ऋकार के भेद आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से बताइएगा, क्या अष्टादश होते हैं, क्या द्वादश होते हैं, क्या षट होते हैं, या त्रिंशत होते हैं। जल्दी से ऑप्शन लगाइएगा, आंसर दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा क्या कितना इसका क्या इसका आंसर होगा। तो देखो ऋकार जो है, री भी क्या है, स्वर है, और ये भी क्या होगा, ह्रस्व होगा। ये क्या होगा, ह्रस्व होने के साथ ये दीर्घ भी होगा, और इसके साथ में ये क्या हो जाएगा, ये प्लुत भी होगा। ये क्या हो जाएगा, प्लुत भी हो जाएगा। तो प्लुत होने के साथ में इसके भी क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इसके भी 6 हो जाएंगे, और इसके भी 6 हो जाएंगे। और 6 भेद होने के कारण ये इसके कितने टोटल भेद कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा, आंसर अष्टादश हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि लू वर्णस्य, सॉरी ये यहाँ पर लू नहीं है, ये ली है। ली वर्णस्य कति भेदा, ली वर्णस्य कति भेदा। तो ली वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो ली के कितने भेद होते हैं, क्या द्वादश होते हैं, क्या षट होता है, क्या अष्टादश होते हैं, या त्रिंशत होते हैं। तो केवल ली वर्ण से भेद पूछ रहा है, तो ली वर्ण के कितने भेद हो जाएंगे, ली वर्ण के द्वादश भेद हो जाएंगे, क्योंकि ली में जो स्वर है इसमें दीर्घ का अभाव होता है। इसका ह्रस्व भी होगा और प्लुत भी होगा, मगर दीर्घ नहीं होगा। पाणिनि कुछ विद्वान जो हैं वो ली को दीर्घ के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए पाणिनि ने जो वर्णों की जो संख्या है वो 63-64 मानी है। वो किसके कारण मानी है, केवल इस ली के भेद के कारण। ठीक है, तो इसके द्वादश भेद हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वर्णस्य उत्पत्ति स्थानम किम उच्यते। वर्ण की उत्पत्ति का स्थान आपको बताना है, उसे क्या कहा जाता है। वर्ण की जहाँ से उत्पत्ति होती है, ठीक है, वर्ण की जहाँ से उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है, क्या प्रयत्न कहा जाता है, या उच्चारण स्थान कहा जाता है, या उसे स्पर्श कहा जाता है, या संधि कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ से वर्ण की उत्पत्ति होती है, ठीक है, उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब नंबर का ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान जो है वहीं से वर्णों की उत्पत्ति होती है, और उन्हीं वहाँ जहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है उन्हीं को उन वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, संस्कृत भाषायाम कति उच्चारण स्थानानि। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी मानी गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये प्रश्न जो है ये 2-3 तरीके से पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी मानी गई है, क्या 5 मानी गई हैं, क्या 6 मानी गई हैं, क्या 7 मानी गई हैं, या 8 मानी गई हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से, आंसर बताइएगा जल्दी से कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी मानी गई। तो संस्कृत भाषा पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पर संस्कृत भाषा पूछने के कारण ही इसकी क्या है, उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी मानेंगे हम, 7 मानेंगे, क्योंकि मूल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, और भट्टोजी दीक्षित जो हैं उन्होंने एक उच्चारण स्थान की संख्या और अत्यधिक मानी है, और वो जो है उनके मत के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पाणिनीय शिक्षा अनुसारम उच्चारण स्थानानि संख्या कति। ठीक है, सॉरी भट्टोजी दीक्षित नहीं, पाणिनि के अनुसार। पाणिनि के अनुसार, अब यहाँ पर जो प्रश्न है ये पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मैंने अगले प्रश्न में भट्टोजी दीक्षित बता दिया था, वो सही नहीं है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, 8 मानी गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
प वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, प वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। तो ये कंठ है, यहाँ पर आ जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ, कंठ, कंठ, ठीक है। क्या कंठ है, प वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, क्या दंत है, क्या मुर्दा है, क्या ओष्ठव है, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइएगा कि प वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या कहलाएगा, ठीक है। तो प वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो उपपदमानिया नाम ओष्ठो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा, ओष्ठ है, ठीक है। यहाँ से प वर्ण की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, चलते हैं, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, क्या मुर्दा है, क्या कंठ है, क्या तालु है, क्या ओष्ठ है, ठीक है। ये यहाँ पर फिर गलत हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो बताइएगा। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ कहलाता है, अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी नंबर, ब नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। च वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो ये हमने प्रश्न जो है उच्चारण स्थान के भी लिए हैं, आपको उच्चारण स्थान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो च वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या दंत होगा, क्या कंठ तालु होगा, क्या तालु होगा, केवल कंठ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके सामने च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालु होगा, ईचु यशानाम तालु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके, वकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, तो वकार का उच्चारण, व का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, तो बताइएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसीलिए मैं क्षमा चाहूँगा। ये कंठोष्टम है, ये ओष्ठ है, ये दंतोष्ठ है, ये कंठ तालु है, ठीक है। तो वकार से उच्चारण जो स्थान है, वह का जो उच्चारण स्थान है वो क्या कहलाएगा, तो वह का उच्चारण जो स्थान है वो क्या कहलाएगा, दंतोष्टम। वह जो है वह दांतों के यहाँ से, दांत और होठ इन दोनों से उच्चारित किया जाता है, तो इसका उच्चारण स्थान दंतोष्टम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम भवति, अनुस्वार का उच्चारण स्थान, अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन सामने दिए हैं, नासिका से होता है क्या, अनुस्वार का नासिका से होता है क्या, क्या कंठ से होता है, क्या जिह्वा से होता है, या दंता इसमें ऑप्शन है, क्या दंता से होता है। तो बताइए, अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो है वो कहाँ से होगा, नासिका से होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, ये पहला वाला पहले ही वाला प्रश्न आ चुका है, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठौ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान के बाद में वर्णयो उच्चारण स्थानम कंठ तालु भवति, तो कंठ तालु जो है वो इनमें से किनका उच्चारण स्थान है, क्या ए और आई का है, क्या ओ या औ का है, या य का है, या श या श का है, ठीक है। ये जो श है ये कौन सा श कहलाएगा, ये तालव्य श कहलाएगा, और ये जो श है ये दंते श कहलाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कंठ तालु जो है वो किसका उच्चारण स्थान होगा, वो ए और आई का होगा, ठीक है, ए और आई का उच्चारण स्थान होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नासिक के वर्णा संति, नासिक के वर्ण जो नाक से उच्चारित होते हैं, ठीक है, जो नाक के नासिका के माध्यम से उच्चारित किए जाते हैं वो कौन कौन से वर्ण हैं। तो यहाँ पर ये जो है, क्या ये जो वर्ण है ये नासिका से उच्चारित किए जाते हैं,
या फिर ये जो है ये भी नासिका से उच्चारित किए जाते हैं? क्या ये जो य व र ल जो है ये भी नासिका से उच्चारित किए जाते हैं, या फिर ये जो वर्ण हैं ये नासिका से उच्चारित किए जाते हैं? तो बताइएगा जल्दी से आंसर क्या होगा। तो नासिका से उच्चारित किए जाने वाले जो वर्ण हैं वो कौन से कहलाएंगे? ऑप्शन आपके आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर ब नंबर का। ठीक है, क्योंकि म है, म में ह जुड़ा हुआ है तो ये भी नासिका से उच्चारित होगा। न जो है यह भी नासिका से उच्चारित होगा, और न जो है यह भी नासिका से उच्चारित होगा। जबकि और जो यहाँ पर वर्ण है वो अलग, उनका उच्चारण स्थान जो है वो अलग अलग बताया गया, इसीलिए ये आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, त वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो त वर्ग जो है, त वर्ग जो है त थ द द न, इस त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये आपको बताना पड़ेगा। क्या नासिका होगा, क्या तालु होगा, या दंता होगा, या ओष्ठ होगा? बताइए त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, दंतः। ऋतु लिसानाम दंतः, ये उच्चारण स्थान है, ऋतु लिसानाम दंतः। तो जो त वर्ग है इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या कहलाएगा? दंता कहलाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जिह्वा मूल्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो जिह्वा मूल्य जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान हमेशा कौन सा हो जाएगा? जिह्वा मूल ही हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? स्क्रीन पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से लगा लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या तालु होगा, क्या जिह्वा मूलम होगा, क्या नासिका होगा, या मुर्दा होगा? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो मुर्दा हो जाएगा। ट वर्ग से उच्चारण का स्थान जो है वो क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा, क्योंकि हम कहा जाता है ऋतु ऋषाणाम मुर्धा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रयत्न कतिधा। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन है, द्विविधा होते हैं, या त्रिधा है, या पंचधा है, या एकादशधा है। तो प्रयत्न जो है वो हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। तो यहाँ पर आपके आंसर राइट हो जाएगा। द्विविधा 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बाह्य प्रयत्ना भवन्ति। अब इसमें ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आया है आपके सामने, बाह्य प्रयत्ना भवन्ति। ऑप्शन है क्या, कितने होते हैं बाह्य प्रयत्न? क्या 5 होते हैं, क्या एकादश होते हैं, या षोडश होते हैं, या 2 होते हैं? तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं ये बताइए जल्दी से। बाह्य प्रयत्नों की जो संख्या है वो एकादश कहलाती है। कितनी कहलाती है? एकादश कहलाती है। खरो विवारा श्वासा घोषा और हसो संवारा नादा घोषा अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, इस प्रकार से मिलाकर एकादश कितने हो जाते हैं? एकादश बाह्य प्रयत्न हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आभ्यंतर प्रयत्न भवन्ति। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या क्या एकादश है क्या, क्या 2 है क्या, क्या 5 है क्या षड है? तो जल्दी से ऑप्शन बताइएगा, आंसर लगा दीजिएगा। क्या आंसर है इसका? तो आंसर हो जाएगा आपके, आंसर हो जाएगा इसका 5। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी हो जाती है? आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 हो जाती है। ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्नों की जो ये सीरीज है, प्रश्नों का जो ये क्रम है, आज ये यहीं समाप्त हो जाता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस कक्षा में, ये लाइव जो कक्षा है रोज़ 8 बजे से चालू हो जाती है। और ये जो प्रश्नों की जो सीरीज है, ये जो प्रश्नों की जो सीरीज जो है
ये मैं इसी प्रकार से आपको रोज डेली प्रोवाइड करवाता रहूँगा और आपको सिर्फ इसके प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को जारी रखना है। तो दीजिए मुझको इजाज़त। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।